कभी कभी अपराधी अपने काम को इतने सादे तरीके से काम को अंजाम देते हैं कि शायद उनको पता ये रहता है कि कोई भी आए हमको कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल जो गलत करता है उसका आज नहीं तो कल उसका परिणाम जरूर मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, मैं एक कोई क्राइम घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। एक घटना मैं सुनाने जो जा रहा हूँ, दरअसल एक घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम रहता है ग्वालियर। ग्वालियर में एक इलाका पड़ता है, उस इलाके का नाम रहता है अशोकनगर। उसी अशोकनगर के इलाके में एक युवक का कहानी है। उनका नाम रहता है सौरभ जैन। सौरभ जैन की उम्र लगभग 32 वर्ष और वो फिलहाल एक सेल्समैन का नौकरी का काम किया करते थे। उनका एक लड़का था, उस लड़के का एज तकरीबन 8 साल के है। उनका एक पत्नी है, उनका पत्नी का नाम रहता है रचना। रचना जैसा नाम है वैसा उसका कारनामा भी वो कर दिखाती है। इतना कहानी को रच डालती है कि अपने जीवन काल में कोई भी अपना लोगों को इलाके में भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कहानी है कि उनके फैमिली में सौरभ और उनके माता पिता और एक लड़का और उनका पत्नी जिनका नाम रहता है रचना, ये पूरे फैमिली कुशल मंगल से जी रहे होते हैं। काफी अच्छी तरीके से इनका जीवन व्यतीत होता है। दरअसल बात दिन प्रतिदिन बीतता चला जाता है और उसी दौरान लॉकडाउन के टाइम आ जाता है। उन्होंने रचना ने फेसबुक के माध्यम से चैटिंग किए और चैटिंग इस कदर बढ़ जाते हैं कि एक लड़का से गैर संबंध बना लेते हैं। जब गैर संबंध बना लेते हैं, जो कि उस लड़के का नाम रहता है रुपेश। रुपेश भार्गव के नाम से उस लड़का को जाना जाता है। दिन प्रतिदिन चैटिंग करते जाते हैं, करते करते इतना प्रेम अपने करीब रचना ने ला लेते हैं कि एक दूसरे को 2 मिनट के लिए भी भूल नहीं पाते। जब दिन गुजरता जाता है तो एक दिन रचना ने बोलती है चलो हमारे घर, और हमारे घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो उनके घर जाते हैं तो फैमिली वाले ने पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मसला है। तो उन्होंने बताते हैं कोई नहीं, ये हमारा भाई है जो बाहर में ही रहते थे, और ये भाई कोई और नहीं, मुंहबोला भाई है। गांव वाले ने भी पूछते हैं तो यही बताती है। तो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये फैमिली से ही बिलोंग करने वाला है, ये सच में उनका मुंहबोला भाई है। इसीलिए सौरभ का जो लड़का रहता है उसको मामा कहकर पुकारते थे। दिन प्रतिदिन गुजरता चला जाता है तो जैसे ही इतना चल जाता है कि सौरभ किसी काम से कभी मार्केट तो कभी कहीं चले जाते हैं। अंततः वह ऐसा होता है कि एक दिन वो अपने घर पे कोई नहीं रहते हैं और उसी समय रचना और रुपेश ने संबंध बना रहे होते हैं आपत्तिजनक में। सौरभ ने तत्काल आ जाते हैं घर पे, तो देखते हैं आपत्तिजनक स्थिति में रचना ने बोलती है मैंने काफी गलत काम किया हूँ, ये घटना का खुलासा न हो और आइंदा से मैं ऐसा हरकतें नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले ने इकट्ठा करते हैं और माफिया मांगती है। लेकिन उस लड़की का सीरिया चरित्र इतना खराब रहता है कि आगे चल करके कुछ दिन तक तो मन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर फेसबुक के माध्यम से और कॉल के माध्यम से ये बात रुपेश को बराबर करती रहती थी। और आगे चल करके रचना ने बताती है कि जब तक हमारे और आपके बीच में हमारा पति सौरभ रहेंगे तब तक हम लोग का मुलाकात नहीं होने देंगे, अच्छी तरीके से कहीं घूमने के लिए योग्य नहीं रहने देंगे। इन लोगों ने फैसला कर किया तो क्या जाए। तो बात दिन प्रतिदिन दरअसल बीतता चला जाता है। फिर रचना ने अपने ही घर छोड़ करके एक रुपेश के साथ अपने लड़के को लेकर के
बाहर चले जाते हैं। जैसे ही 2 महीना बीत जाते हैं, 2 महीने बीतने के बाद इन लोग बोलते हैं कि काफी दिन हो गए, लेकिन हम लोगों के सौरभ ने छोड़ेंगे नहीं। इन लोग डर सता रहा होता है। अरे प्लान बनाते हैं कि ऐसा ना सौरभ को जान से मार देने की एक प्लान साजिश रचते हैं। तो रुपेश ने बताते हैं कि ऐसा करते हैं काम कि आप गांव जाओ और उसको किसी तरीके से सलाह फुसला करके बाहर लाने का गुहार लगाओ। तो फिलहाल रुपेश ने बाहर ही रहता है और रत्ना ने घर आती है। आकर के सौरभ से पूछते हैं कि जो रुपेश था वो काफी गंदी आदत था उसका, और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे ठुकरा देगा, लेकिन अंततः वो ऐसा आता है, वो मुझे ठुकरा दिया। वो बहुत कमीना लड़का था और बहुत हरामी था। आज के बाद मैं गलत हरकतें नहीं करूंगा, मैं गलत रास्ते पर उसको पर नहीं, कभी नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। दोबारा सौरभ ने माफ कर देता है और काफी अच्छी तरीके से घर में रहने लगते हैं। जब सौरभ और रुपेश के बीच में दिन प्रतिदिन गुजरता जाता है और अंततः वह छोटी मोटी बातों को लेकर के दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अक्सर ही भी ऐसा भी फैमिली में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन इतना ज्यादा हद तक चढ़ जाता है कि रत्ना ने अपने घर में मम्मी पापा से काफी लड़वाते रहते थे, और इतना ज्यादा हद तक पहुंच जाता है कि अपने माँ बाप को भी अलग कर कर और सौरभ ने अलग रहने लगता है। जब अलग रहने लगता है तो उसका एक भाई रहता है सौरभ का, जिनका नाम रहता है विनीत। विनीत बेचारा अपने माँ बाप के पास रहते हैं। तो बताते हैं माँ बाप ने, ऐसा काम करो तो अपना पूरी प्रॉपर्टी जो भी है हिस्सेदार बनता है आप अपना ले लो। जब ऐसे ही अपना लेते हैं तो लोगों ने 5 बीघा जमीन सौरभ के नामे सौंप देते हैं, और सौरभ ने जल्दीबाजी करते हुए इन्होंने बेच देते हैं पूरे जमीनों को, जो कि जमीन का रेट लगता है 11.5 लाख में जमीन बिक जाता है। और रत्ना ने अपने जाल ऐसा बिछाती है कि किसी तरीके से रत्ना सौरभ का पैसा जो भी रहता है जमीन का वो अपने ऊपर हड़प लेती है और अपने अकाउंट में डलवा लेती है। और जब दिन प्रतिदिन बीतता चला जाता है, कुछ समय के बाद बेचारा, भगवान का ऐसा न होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश सौरभ को एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो रत्ना बताती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत खराब है, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं और आपका बाहर में ही आपको इलाज करा देंगे। बाहर का के लिए प्लान से इन लोगों ने जाते हैं। तो बीच रास्ते में ही रत्ना ने रुपेश को कॉल करते हैं कि ये रास्ते में आ रहा है, वो विदेशक शंशाबाद में बुलाता है, और वहां पे उन लोग पत्थर से सौरभ को मार करके सर फाड़ देते हैं, और वहीं पे सौरभ बेचारे मर जाते हैं। और इन लोगों ने झटपट से सौरभ को कुछ नहीं करते, बल्कि और झाड़ियों में ले जाकर फेंक देते हैं, और तत्काल इन लोगों ने बाहर चल जाते हैं। बाहर इन लोगों कुछ दिनों तक रहते हैं, अपने बेटे को भी लेकर जाते हैं, और वहां जाने के बाद उस झाड़ियों का नाम रहता है और कुलवा गांव रहता है। कुलवा गांव के बगल में ही एक झाड़िया रहता है, उसी झाड़िया में फेंक देते हैं, और फेंक करके इन लोगों ने चल जाते हैं बाहर की ओर। जब शहर की ओर चले जाते हैं तो काफी दिनों तक शहर में भी रहते हैं, और वो जो है शहर में का नाम रहता है उज्जैन। उज्जैन शहर जाने के बाद उन लोगों ने 5 महीने तक रहते हैं। 5 महीने रहने के बाद इन लोगों बोलते हैं कि काफी दिन हो गए, अब ऐसा करते हैं कि हमारा बेटे का जो है टीसी कटवा लेना चाहिए। जब बेटे के लिए टीसी कटवाने के लिए बात आता है तो बोलते हैं कि बेटे का टीसी तो गांव पे है, और इन लोगों ने गांव रवाना होने के लिए तरकीब सोचते हैं। तो इन लोगों ने, रत्ना और रुपेश ने 10 जुलाई 2023 को फिर से अशोक नगर में आती है, और आकर के अपने स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल से गुहार लगाते हैं कि हमारा जो बेटा है, बेटा का मुझे टीसी चाहिए। जब इनका पिता आएंगे तभी आपको टीसी मिलेगा। तो रत्ना ने बताती है कि टीसी मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल के साथ और रत्ना दोनों मिलकर झगड़े का बात भी आगे बढ़ जाता है। तो प्रिंसिपल ने और गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे नहीं मिल पाता, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे, यानी कि सौरभ नहीं आएंगे, तब तक टीसी मिलने को नहीं है। तो रत्ना ने काफी
दिक्कतों का सामना करती है। बोलती है अंततः तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये एक जाल खेलती है और बताती है कि सौरभ जो है 5 महीने पहले ही डेथ हो गए हैं, ये मर गए हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो बोलते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लेकर आप आ जाइए, और आने के बाद आपको टीसी काट कर आपके बेटे को मैं दे दूंगा। जब ये बात सुनते हैं और वो प्रिंसिपल किसी और का नहीं बल्कि सौरभ को पूरी अच्छी तरीके से जानते पहचानते थे, उनको गांव वाले भी बहुत जानते थे, और प्रिंसिपल ने अपने उसके सौरभ को गांव को पूरी अच्छी तरीके से जानते थे। जब शाम के जैसे ही छुट्टी होता है तो प्रिंसिपल ने फौरन अपने गांव पे आते हैं, सौरभ के गांव पे, और वो अपने फैमिली से बोलते हैं क्या आपको लड़का के बारे में पता है, कहाँ पे है? तो बोलते नहीं, 5-6 महीने हो गए लेकिन कहाँ पे है मुझे कोई पता नहीं, नहीं कोई सूचना आया है, नहीं कुछ और आया है। बताते हैं कि आपके बहू आई थी रत्ना ने, और रत्ना ने टीसी अपने बेटे का मांग कर रही थी, तो मैंने नहीं दिया, बल्कि आपके हस्बैंड आएंगे सौरभ तभी मैं टीसी दूंगा। जब बात आगे बढ़ता है तो उन्होंने बताती है कि सौरभ तो 5 महीने पहले ही मर गए हैं और उनका दाह संस्कार भी मैंने कर दिया हूँ, इसलिए वो तो नहीं आएंगे। तो मैंने एक बात तरकीब निकाला हूँ, उनका टीसी तभी मैं दूंगा जब सौरभ का मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे। ये बात जब सुनते हैं तो फैमिली वाले ने चार चौके लग जाते हैं और काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, काफी रोने लगते हैं। गांव वाले ग्रामीण क्षेत्रों ने जितने लोगों का उनके संपर्क में रहते हैं आते हैं, इस मौजूद पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद क्या बात है क्या मसला है जब पूरी सच्चाई जानते हैं तो विनीत जो रहते हैं सौरभ का भाई, ये अपने जितना संपर्क के लोग रहते हैं सारे लोग आते हैं प्रिंसिपल के पास और बोलते हैं कि रत्ना कहाँ गई? बोलते वो तो भाग गई, जब दोबारा टीसी लेकर के रत्ना आएगी तो हम आपको फौरन कॉल कर लेंगे। जैसे ही 2 दिन बाद बीत जाता है, 2 दिन के बाद रचना ने स्कूल आती है और आकर के प्रिंसिपल से गुहार लगाती है कि आपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे थे, मैंने ला लिया हूँ, आप मृत्यु प्रमाण पत्र लीजिए और साइन कीजिए और हमारा बेटे का टीसी काट करके दीजिए। जब ये बात सुनते हैं तो सौरभ के फैमिली के पास कॉल लगाते हैं, वहां पे पूरी जल्दीबाजी करते हुए तो विनीत और आसपास के लोगों ने के साथ आते हैं अपने स्कूलों में जो जहाँ पे लड़के पढ़ता था। आने के बाद काफी भीड़ लग जाते हैं तो विनीत ने अपने भाभी से पूछते हैं कि हमारा भैया कहाँ है, आप पूरी अच्छी तरीके से बताओ। जब बात का खुलासा होता है तो भाभी बताती है कि ये 5 महीना पहले ही इनकी मृत्यु हो गए हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। जब ये बात पता चलता है विनीत को और विनीत को पूरे फैमिली को, एक फौरन विनीत ने देरी न करते हुए थाने जाते हैं और थाने में जाकर के थाना से अपील कराते हैं कि हमारा जो भाई है सौरभ, सौरभ के हमारी भाभी ने बता रही है कि हमारा सौरभ इस दुनिया में नहीं है, जो कि घर पे हम लोगों का 5 महीने से कोई पता नहीं है। और मुझे इतना साफ जाहिर है कि घर में आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन मुझे काफी हद तक जहां तक संपर्क है और जहां तक मुझे सुझाव लग रहा है कि भाभी ने ही इनको मर्डर कर दिए हैं, कहीं फेंक दिए हैं, और सच में इस दुनिया में भैया नहीं है। यदि वो रहते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम लोगों का सूचना जरूर मिलता है। जब थाना प्रभारी इस इस बात को जब सुनते हैं तो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विनीत को ही तहरीर पर आकर के पूरे एक टीम को गठित करते हैं छानबीन लगाने में, और रचना को अपने कस्टडी में थाना लेती है और लेकर के पूछताछ करती है आखिर क्या बात है क्या मसला है। रचना ने बताती है 5 महीने पहले ही अशोक नगर के श्मशान घाट पे ही जला दिया था, जो कि आज अब ये सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब ये बात पता चलता है प्रशासन ने अपने टीम के साथ जाते हैं अशोक नगर के में और छानबीन लगाते हैं, तो वहां पे अपने रजिस्ट्री को चेक करते हैं तो वहां उनका सौरभ का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पूरी फाइल पलटने के बाद कोई भी सौरभ नाम का नाम उसमें नहीं आता है।
जब नाम नहीं आता है तो पुलिस फिर अपने वापस आते हैं और रत्ना को लेकर के काफी डांट फटकार लगाते हैं। रत्ना को ही नहीं बल्कि रत्ना के साथ रुपेश को भी, दोनों को ही अपने, जब पुलिस अपना जब सख्ती से पेश में आते हैं तो आने के बाद बात अपने सच्चाई जो है रचना और रुपेश ने कबूल कर लेते हैं। शमशाबाद बाद के कोलवा गांव में वहां पे झाड़ी में अपने पति को जान से मार दिया हो। जैसे ही ये खबर पता चलता है तो थाना ने जल्दीबाजी करते हुए शमशाबाद में कुलवा गांव में फौरन कॉल लगाते हैं थाना के पास और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मसला है कि 5 महीने पहले ही फरवरी के मंथ चल रहा था, उस समय कोई लवारिस व्यक्ति का मौत हुआ है, क्या आपको पता है? तो थाना ने बताते हैं वहां पे कि हाँ जी हाँ बिल्कुल, 5 महीने बाद बहुत मैंने पेपर में ही छपवाया हूँ, अखबार में भी, ये लवारिस लड़का कहाँ के हैं, कौन है, लेकिन कोई पता नहीं चला। ये एक झाड़ियों में फेंका हुआ पर मिला था, जिनका इसमें तस्वीरें भी है। जब इस मौके पे पहुंचते हैं तो देखते हैं तस्वीर ने विनीत को दिखाते हैं तो विनीत ने अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। जब पहचानते हैं तो विनीत रोने लगते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा ही भैया है। जब एक बात को पता चलता है तो फिर चलने के बाद वो अपने कस्टडी में लेती है। इन लोगों के जेल में डाल दिया है फिलहाल, और लोगों के निकलना काफी मुश्किल है, लेकिन गार्जियन ने बता रहे थे कि गलती की आइंदा से नहीं कर देंगे, लेकिन निकाल दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी भी इन लोगों ने जेल का चक्की पीस रहे हैं, लोगों के धारा लग चुका है। और आप लोग के क्या राय है इस कहानी को सुनने में? यदि जरा सा भी इसमें कुछ आप लोग के सुझाव लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जाते जाते नाम लेना चाहूंगा कि संजू कुमारी मेहता, पंकज कुमार, रवि कुमार, इन्होंने नाम लेने का अपील किए थे कि मेरा नाम ले लीजिए, मैंने ले लिया। और आगे ही जैसा ही आप लोग भी नाम लेने के लिए अपील करेंगे तो मैं आप लोग के भी नाम लूंगा।